इस कहानी में कुछ लोग पाताल की गहराइयों में पारस पत्थर ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उस पारस पत्थर को ढूंढना किसी पहेली से कम नहीं। एज अबव सो बिलो। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम स्कारलेट है। स्कारलेट ईरान में इलीगल तरीके से एंट्री करती है, क्योंकि ईरान की गवर्नमेंट यहाँ की ऐतिहासिक गुफाओं को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहती है। स्कारलेट यहाँ पर एक ईरानी आदमी से मिलती है जो कि उसके पिता के दोस्त हैं, और उनकी मदद से वो इन गुफाओं के अंदर चली जाती है। यहाँ पर वो पत्थर के बुल के उस स्टैचू को ढूंढ लेती है जिसे ढूंढने के लिए वो यहाँ तक आई है, जिसे रोज की कहा जाता है। इस पर पुरातन काल की लिपि से कुछ लिखा हुआ है और वो इसे रिकॉर्ड करना चाहती है, लेकिन तब तक वो आदमी जो उसके साथ होता है वो कहता है कि सुरंगों में ब्लास्ट होने वाला है और वो वहां से निकल जाता है। लेकिन स्कारलेट इस पूरे स्टैचू में जितनी भी चीजें लिखी होती है उन सबको कैमरे से रिकॉर्ड कर लेती है, और जैसी वो यहाँ से बाहर निकलती है उसे सामने रस्सी पर लटके हुए अपने पिता देखते हैं। दरअसल उसके पिता ने बहुत पहले स्ट्रेस में आकर अपनी जान दे दी थी, और तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और स्कारलेट यहाँ से निकल जाती है। स्कारलेट को जो आदमी इन गुफाओं के अंदर लाया होता है वो कहता है कि तुम मुझे तुम्हारे पिता की याद दिलाती हो, लेकिन उनकी खोज पागलपन की हद तक चली गई थी। वो कहती मेरे पिता पागल नहीं थे। वो आदमी कहता है कि जो कोई भी पारस पत्थर की तलाश करता है वो पागल ही है, और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि स्कारलेट पारस पत्थर की तलाश में है और उसके पिता भी यही तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कभी भी वो पारस पत्थर नहीं मिला। आज से 600 साल पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निकोलस फ्लेमल, और उन्होंने एक पारस पत्थर बनाया था जो पत्थर कभी किसी को नहीं मिला। कहा जाता है वो पत्थर किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है, उससे इंसान अमर हो सकता है, और अब स्कारलेट भी उसे ढूंढना चाहती है। स्कारलेट आर्कियोलॉजी और एल्केमी की प्रोफेसर है। उसे कई पुरानी भाषाएं भी आती हैं। एल्केमी उस रसायन शास्त्र को कहा जाता है जिसमें अलग अलग धातुओं से सोने को बनाया जाता है, और अब वो किसी भी कीमत में उस पारस पत्थर को ढूंढना चाहती है। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड जिसका नाम जॉर्ज होता है उससे मिलने के लिए पेरिस जाती है, क्योंकि ईरान में जो स्टैचू के ऊपर लिपि लिखी हुई थी, जो मैसेज उसने रिकॉर्ड किया है, वो उस भाषा को जानता है। स्कारलेट जॉर्ज को लेकर एक म्यूजियम में जाती है जहां पर एक पत्थर होता है, और ये निकोलस की कब्र का पत्थर है। इसमें एक मैसेज है, और इस मैसेज को डिकोड करने के लिए वो मैसेज चाहिए जिस मैसेज को वो ईरान से रिकॉर्ड करके लाई है। और जॉर्ज दोनों मैसेजेस से यहाँ पर बहुत सारी बातें बताता है, लेकिन अभी भी इन्हें निकोलस की कब्र की लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब जो म्यूजियम में पत्थर लगा होता है जो कि निकोलस की कब्र का पत्थर है, वहां पर एक आदमी का चित्र होता है जिसकी पीठ पर चाबी लगी होती है, और ये देखने के बाद स्कारलेट उस पत्थर को निकाल कर उल्टा करती है, उसके ऊपर केमिकल डालती है, और तभी वहां पर एक मैसेज उभर जाता है। ये उस मैसेज की फोटो खींचकर यहाँ से निकल जाते हैं, और जब ये इस मैसेज को पढ़ते हैं तो इन्हें पता चलता है कि निकोलस की कब्र 370 मीटर नीचे है, और वहां आसपास खजाना भी हो सकता है। दरअसल इसे कैटाकॉम्ब्स ऑफ पेरिस कहा जाता है, जो 1774 में बनाया गया था, जिसमें पेरिस की जमीन के नीचे बहुत बड़ी बड़ी बहुत लंबी सुरंगें हैं, और वहीं पर निकोलस की कब्र भी है। और इनका मानना यह है कि पारस पत्थर भी इन्हें वहीं पर मिलेगा, लेकिन इन सुरंगों में जाना इतना आसान नहीं है। ये कई 100 साल पुरानी सुरंगें हैं जिसे सरकार ने 1786 में बंद कर दिया था। इन सुरंगों के अंदर 60 लाख लोगों के कंकाल हैं, क्योंकि कभी यहाँ पर कब्रिस्तान हुआ करता था। लेकिन अगर इन्हें इन सुरंगों के अंदर जाना है तो इन्हें किसी ऐसे की जरूरत है जिसे इन सुरंगों के बारे में पता हो, क्योंकि यहाँ पर सुरंगों का भूल भुलैया है, यहाँ पर सुरंगों का जाल है। इसीलिए स्कारलेट और जॉर्ज यहीं के एक लड़के के पास जाते हैं जिसका नाम पेप्लियन है, और उसे इन सुरंगों की काफी अच्छी जानकारी है। स्कारलेट उसे कहती है कि तुम भी हमारे मिशन में शामिल हो जाओ। वो कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा। स्कारलेट कहती है कि जहां पर कब्र है वहां पर बहुत सारा खजाना है, अगर तुम चाहो तो उस पूरे के पूरे खजाने को तुम रख सकते हो, और खजाने के लालच में वो इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। पेप्लियन की गर्लफ्रेंड और पेप्लियन का एक दोस्त भी इनकी टीम में शामिल हो जाता है। हालांकि जॉर्ज इनके साथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसी तरह की एक सुरंग में उसके भाई की मृत्यु हो गई थी, लेकिन स्कारलेट उसे मना लेती है, और अब ये सब के सब उन सुरंगों के अंदर दाखिल हो जाते हैं।
सुरंगों के काफी अंदर जाने के बाद एक जगह इन्हें बहुत सारी हड्डियां दिखती है और वहां से रास्ता बहुत संकरा होता है। इनके साथ जो पेप्लियन होता है वो कहता है हमें यहीं से जाना होगा, लेकिन स्कारलेट वहां पर एक और दूसरा रास्ता देखती है जो पूरी तरह से बंद होता है। स्कारलेट उस रास्ते को खोल रही होती है। पेप्लियन कहता है कि हम वहां से नहीं जा सकते, हमें हड्डियों वाले संकरे रास्ते से जाना होगा, क्योंकि जिस रास्ते को तुम खोल रही हो आज तक जो भी उसके अंदर गया है वो कभी भी वापस नहीं आया। और ये सब के सब रेंगते हुए हड्डियों वाले रास्ते से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद ये देखते हैं कि ये वापस उसी जगह पर आ गए जहां पर स्कारलेट रास्ता खोल रही थी, और अब इनके पास कोई भी चारा नहीं है, इन्हें उसी रास्ते से अंदर जाना होगा। और ये सब के सब उस रास्ते के अंदर दाखिल हो जाते हैं। पेप्लियन इन सबको बताता है कि ये सुरंगें बहुत खतरनाक है और वो पहले कभी भी इन सुरंगों के अंदर नहीं आया। और तभी सब देखते हैं कि पेप्लियन का नाम दीवार पर लिखा होता है, वहां पर पेप लिखा होता है। और ये देखकर पेप्लियन खुद भी हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उसका नाम दीवार पर किसने रखा। और तभी यहाँ पर सबको फोन की एक घंटी सुनाई देती है। पेप्लियन इन सबको बताता है कि बहुत वक्त पहले यहाँ से एक फोन कंपनी अपनी लाइन चलाती थी, लेकिन 50 साल पहले वो यहाँ से सब कुछ ले गए। अब उस कंपनी का यहाँ पर एक कतरा भी नहीं है। और ये सब के सब अब उस तरफ बढ़ना शुरू करते हैं जहाँ से फोन की घंटी की आवाज आ रही होती है। और जब ये आगे जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर एक पियानो होता है। ये सब देखकर हैरान होते हैं कि यहाँ पर पियानो कहाँ से आया। दरअसल ये वो जगह होती है जहां पर आज से 50 साल पहले एक पूरी की पूरी बिल्डिंग धंस गई थी, और इस जगह का नाम होता है बैरियर डेनफर। जॉर्ज बताता है कि इसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। पेप्लियन कहता है हाँ, और इसके बाद 50 मजदूरों को यहाँ पर भेजा गया था, उनका आज तक कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। जॉर्ज कहता है कि जब यहाँ पर बिल्डिंग गिरी होगी तब ये पियानो यहीं पर रह गया होगा, और वो पियानो के पास जाता है। वो सबको बताता है कि बचपन में उनके पास भी एक ऐसा ही पियानो था जिसे वो और उसका छोटा भाई बजाया करते थे, लेकिन वो कभी भी उस पर गाना पूरा नहीं बजा पाते थे क्योंकि उसकी A4 की यानी कि A4 बटन खराब था। और इसके बाद जॉर्ज उस पियानो को बजाता है, और जैसे वो A4 की दबाता है तो वो की काम नहीं कर रहा होता, यानी कि ये वही पियानो है जो बचपन में वो और उसका भाई बजाया करते थे। लेकिन वो पूरी तरह से हैरान होता है कि उनका पियानो यहाँ पर कैसे आया। लेकिन इससे पहले कि ये कुछ सोच पाते, टेलीफोन की घंटी एक बार फिर से बजती है और स्कारलेट उस जगह पहुंच जाती है जहां पर फोन होता है। वो फोन का रिसीवर उठाकर हेलो कहती है, और दूसरी तरफ से एक आवाज आती है। वो आवाज कहती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती स्कारलेट। स्कारलेट को कुछ समझ में नहीं आता, वो पूरी तरह से घबरा जाती है, परेशान हो जाती है और फोन को रख देती है। और तभी दीवार के पीछे से कोई निकलता है। ये पेप्लियन का दोस्त होता है जो कई सालों पहले इन गुफाओं के अंदर आया था, और उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। वो इन सब को कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर किसी को नहीं आना चाहिए था, मुझे ढूंढने आज तक कोई नहीं आया। और इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। ये सब के सब उसके पीछे जाने लगते हैं, और जब ये सुरंगों से आगे बढ़ते हुए एक जगह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर लकड़ी के बहुत सारे टुकड़े होते हैं। और जब ये उन्हें हटाते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर एक बहुत गहरा टनल है। स्कारलेट कहती है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, चैम्बर इसी सुरंग के दूसरी तरफ है, हमें इससे नीचे जाना होगा। और एक बार हमें चैम्बर यानी कि वो ताबूत मिल जाए तो हमें खजाना, पारस पत्थर और बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। और ये एक एक करके रस्सियों के सहारे नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। हालांकि पेप्लियन का जो साथी होता है वो नीचे उतरते हुए गिर भी जाता है, जिससे उसके हाथ में चोट आती है। और अब जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तभी यहाँ पर इन्हें आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, और धीरे धीरे ये आवाजें बढ़ती चली जाती है। और तभी इनको यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा दिखता है। इनमें से किसी को कुछ नहीं पता कि ये बच्चा कौन है, और अगले पल वो बच्चा अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। ये सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि रास्ता अब बंद हो चुका है, यानी कि ये फंस चुके हैं। और इस बात से सभी घबरा जाते हैं, लेकिन तभी इन्हें पत्थर पर एक चित्र दिखाई देता है, और ये एक गिद्ध का चित्र होता है जो एक तरफ इशारा कर रहा होता है, और सामने पत्थर पर एक और निशान होता है। और ये निशान ठीक वैसे ही होता है जैसे मिस्र के लोग अपने राजाओं की कब्रों को छुपाने के लिए बनाया करते थे। और जब ये वहां से एक पत्थर हटाते हैं तो सामने की दीवार से एक रास्ता खुल जाता है जो एक सुरंग की तरह होता है, और एक एक करके ये सब के सब उस सुरंग के अंदर प्रवेश कर जाते हैं।
और जब ये दूसरी तरफ निकलते हैं तो ये देखते हैं वहां पर निकोलस फ्लेमल की डेड बॉडी होती है, जो पिछले 7 सालों से यहीं पर है, लेकिन अभी भी वो ज्यों की त्यों होती है। और ये सब का सब पारस पत्थर की शक्ति से होता है, जिसने 700 सालों के बाद भी इनकी बॉडी को आज भी सड़ने नहीं दिया। लेकिन पारस पत्थर यहाँ पर कहीं भी नहीं होता। और अब स्कारलेट अपने नोट्स निकालती है जो उसने कई सालों में इकट्ठा किए हैं, और वो देखती है कि वहां पर लिखा होता है कि पंखों वाला गिद्ध आपको रास्ता दिखाता है, और आपको दिखती है सबसे तेज रोशनी, और वो सबको अपने अपने टॉर्च बंद करने के लिए कहती है। और जैसे सब अपने टॉर्च बंद करते हैं तो इन्हें पानी में एक रोशनी दिखाई देती है, और स्कारलेट समझ जाती है कि हो ना हो पारस पत्थर तक पहुंचने का यही रास्ता है। हालांकि उसे सब पानी के अंदर से जाने से मना करते हैं, लेकिन स्कारलेट पानी के अंदर एक छोटी सी टनल से होते हुए दूसरी तरफ निकल जाती है। और जब वो दूसरी तरफ पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां पर खजाना होता है, और इसके बाद एक एक करके सब यहाँ पर पहुंच जाते हैं। सभी को खजाना देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन स्कारलेट को खजाना नहीं चाहिए, उसे वो पारस पत्थर चाहिए जिसके लिए उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी। और वो देखती है कि दीवार पर एक चित्र बना हुआ है जो एक बहुत पुरानी गाथा को रिप्रेजेंट करता है, और वो समझ जाती है कि इसी चित्र में कहीं ना कहीं पारस पत्थर है, और वहां पर एक लाल रंग का पत्थर होता है, और ये पारस पत्थर है। उस पत्थर को निकाल लेती है। यहाँ पर दूसरी तरफ जहाँ पर खजाना होता है, उसके साथ ही उस ग्रिल को, उस दरवाजे को हटा देते हैं, और जैसे वो दरवाजे को हटाते हैं ऊपर से पत्थर गिरना, छत गिरना शुरू हो जाती है, जिसमें पेपियोन का वो दोस्त जो इन्हें यहीं गुफा में मिला होता है वो दब जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और साथ ही साथ पेपियोन की गर्लफ्रेंड होती है, उसका हाथ जख्मी हो जाता है। लेकिन जब स्कारलेट उसके हाथ पर पारस पत्थर लगाती है तो उसकी जख्म पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब ये सब खजाना यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि खजाना पत्थरों के उस तरफ है। वो दरवाजा, वो रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है, और ये सब के सब यहाँ पर फंस चुके हैं। लेकिन तभी यहाँ इन्हें पत्थर के ऊपर एक दरवाजे का निशान दिखता है, लेकिन ये दरवाजा नहीं होता, यहाँ पर एक चित्र भी होता है। और जब स्कारलेट उस चित्र को देखती है तो वो कहती है इस चित्र का मतलब है कि जैसा ऊपर है वैसा नीचे भी, यानी एज अबव सो बिलो। और इस चित्र को देखने के बाद जो दरवाजा पत्थर के ऊपर होता है वो उसके ठीक नीचे पत्थर से तोड़ना शुरू करती है, और वहां पर एक टनल विजिबल हो जाता है। ये सब के सब उस टनल के अंदर जाना शुरू करते हैं, और कुछ दूर जाने के बाद इनके सामने एक और टनल आती है जिस पर लिखा होता है कि अंदर प्रवेश करने से पहले सब आशाएं छोड़ दो। और ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से ऐसा नर्क के द्वार के बाहर लिखा होता है, लेकिन इनके पास कोई रास्ता नहीं है, इन्हें अंदर जाना ही होगा। और एक एक करके सब ये उस टनल से अंदर जाना शुरू करते हैं, और ये एक वैसे ही रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर ये पहले पहुंचे थे, जहां पर निकोलस फ्लेमल की डेड बॉडी थी जो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन यहाँ पर जो डेड बॉडी होती है वो पूरी तरह से सड़ चुकी होती है, और यहाँ पर इनका वो साथी अभी जो कुछ देर पहले पत्थरों के नीचे दबकर मर चुका था, वो मरा नहीं होता बल्कि वो जिंदा होता है। लेकिन वो किसी से कुछ बात नहीं कर रहा होता, ऐसा लगता है कि उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। और तभी पेपियोन की गर्लफ्रेंड जो उसकी दोस्त भी होती है वो उसके पास जाती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर हमला करके उसे मार देता है और सुरंगों में कहीं गायब हो जाता है। हालांकि स्कारलेट पेपियोन की गर्लफ्रेंड को यहाँ पर पारस पत्थर से बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो कहती है कि ये मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता, हमें यहाँ से आगे बढ़ना होगा। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे होते हैं इनके सामने ठीक वैसे ही रास्ते आ रहे होते हैं जैसे ये पीछे छोड़ कर आए, यानी कि बिल्कुल शीशे के अक्ष की तरह यहाँ पर एक ही चीज की 2 पिक्चर्स हैं। लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ना शुरू करते हैं, और एक बार फिर से जिस तरह से पहले ये एक टनल से नीचे उतरे थे ये सब के सब नीचे उतर जाते हैं। लेकिन इनका एक साथी अभी भी ऊपर ही होता है जिसने रस्सियां पकड़ी होती है, और तभी उसके सामने एक औरत जिसने सफेद कपड़े पहने हुए होते हैं, उसके हाथ में एक बच्चा होता है, उसके सामने आती है, और अगले पल वो उस टनल से नीचे गिर जाता है। इसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। नीचे किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ऊपर क्या हुआ था, और ये समझ जाते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द इन सुरंगों से बाहर निकलना होगा। ये सब के सब आगे बढ़ जाते हैं, और एक बार फिर से इनके सामने वही रास्ता आता है जो शुरू में आया था, जहां पर एक संकरे रास्ते में बहुत सारी हड्डियां थी, जो रास्ता बंद हो गया था। और जब ये इस रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं तभी जॉर्ज को नीचे पानी में उसके भाई का अक्ष
शख्स दिखाई देता है जो बचपन में ऐसी सुरंग में पानी में डूबकर मर गया था। जॉर्ज इस बात से पूरी तरह से घबरा जाता है और रेस्टलेस हो जाता है। स्कारलेट उसे बोलती है उस पर ध्यान मत दो, वो एक धोखा है, वो एक भ्रम है। जॉर्ज स्कारलेट से कहता है कि हमें क्या हो रहा है, वो यहाँ पर कैसे हो सकता है। स्कारलेट कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। और अब ये सिर्फ 4 लोग बचे हुए हैं और जब ये आगे जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर एक गाड़ी में आग लगी होती है, उसके अंदर कोई होता है। पेपियोन इसे देखकर डर जाता है और वो उससे कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। और अगले पल पेपियोन अपने आप ही उस गाड़ी की तरफ खींचता चला जाता है। हालांकि जॉर्ज स्कारलेट उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रोक नहीं पाते और वो गाड़ी के अंदर चला जाता है। गाड़ी गायब हो जाती है और इस तरह से पेपियोन का भी अंत हो जाता है। ये तीनों की तीनों यहाँ से आगे भागना शुरू करते हैं। इन्हें यहाँ पर अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं और तभी इनके सामने एक साया आता है जिसने काले कपड़े पहने हुए होते हैं। ये सब के सब डर जाते हैं। यहाँ पर दीवार पर भी कई उभरी हुई मूर्तियां होती है और अगले पल वो जिंदा हो जाती है और वो सब के सब मिलकर जॉर्ज को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देती हैं। जॉर्ज को स्कारलेट और उसका एक और साथी यहाँ से खींच कर ले जाते हैं। उसकी गर्दन पर बहुत गहरा जख्म होता है। स्कारलेट जॉर्ज से कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और वो पारस पत्थर उसकी गर्दन पर उसके घाव पर लगाती है लेकिन वो ठीक नहीं होता। स्कारलेट को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी उसे एक लाइन याद आती है जो उसने इस पारस पत्थर के बारे में पढ़ी थी। धरती के गुप्त अंधेरों में जाओ, अपनी गलती को सुधारो और तुम्हें असली पारस पत्थर मिल जाएगा। और वो समझ जाती है कि ये पारस पत्थर असली नहीं है, इसे दोबारा उसी जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर उसे ये पारस पत्थर मिला था। और वो जॉर्ज को और अपने दूसरे साथी को यहीं पर छोड़कर उस तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वो उस जगह पहुंच जाती है जहां से उसने पारस पत्थर निकाला था। वो पारस पत्थर को वापस लगा देती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब आगे उसे क्या करना है। तभी यहाँ पर एक मिरर होता है जिसके ऊपर धूल जमी होती है और जब वो उस धूल को हटाती है तो उसमें उसे अपना चेहरा नजर आता है और स्कारलेट समझ जाती है कि पारस पत्थर की शक्तियां अब उसके अंदर है और वो यहाँ से निकल जाती है। और तभी उसे एक आदमी दिखता है जिसके मुंह पर कपड़ा होता है और वो रस्सी से लटका हुआ होता है। और जब वो उस कपड़े को हटाती है तो वो उसके पिता होते हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी थी। दरअसल अपनी जान देने से पहले उन्होंने स्कारलेट को कॉल किया था लेकिन स्कारलेट ने उनका कॉल नहीं उठाया था और उसके दिल में इस चीज का गिल्ट आज तक था। लेकिन कॉन्शियसली उसने कभी भी इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं किया था। इसीलिए इस कहानी की शुरुआत में भी उसे अपने पिता दिखते हैं और अब वो अपने पिता से माफी मांगती है। वो कहती है कि मुझसे गलती हो गई और जब वो ये एक्सेप्ट कर लेती है उसके पिता वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद स्कारलेट जॉर्ज के पास पहुंच जाती है और वो अपने हाथ उसके घाव पर लगाती है और अगले पल जॉर्ज एकदम ठीक हो जाता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। वो साए लगातार इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। इन्हें चारों तरफ कोई रास्ता नहीं दिखता लेकिन तभी इन्हें नीचे एक बहुत गहरी सुरंग दिखाई देती है। स्कारलेट कहती कि हमें यहाँ से जाना होगा लेकिन जॉर्ज और उसका साथी यहाँ से नहीं जाना चाहते क्योंकि जितनी गहरी ये सुरंग है इतनी लंबी इनके पास रस्सी नहीं है, यानी कि अगर ये इसके अंदर कूदे तो इन सब की जान चली जाएगी। स्कारलेट जॉर्ज से पूछती है कि तुम्हें अपना भाई बार बार क्यों दिखता है, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे दिल में है। जॉर्ज बताता है कि जब बचपन में उसका भाई गुफा में फंस गया था तो वो मदद लेने के लिए गया था लेकिन वो खुद रास्ता भूल गया और इस वजह से उसकी भाई की मृत्यु हो गई और यही एक गिल्ट था जिसकी वजह से बार बार उसे अपना भाई दिखता था। इनके साथ जो दूसरा साथी होता है वो कहता है कि उसका एक बच्चा है। हालांकि उस लड़की से उसकी शादी नहीं हुई लेकिन कभी भी उसने उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। इसीलिए इन्हें टनल में एक बच्चा भी दिखा होता है और जितने भी लोग यहाँ पर मरे होते हैं उन सब के साथ उनके अपने अपने गिल्ट होते हैं जिसकी वजह से उन्हें उन्हीं के हिसाब से अलग अलग साए दिख रहे होते हैं। और अब जब इन सब ने अपने गुनाहों को एक्सेप्ट कर लिया, अपने गिल्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो ये उस टनल में कूद जाते हैं लेकिन इनकी जान नहीं जाती बल्कि ये एक चैम्बर में फंस जाते हैं। और तभी इन्हें वहां पर एक ढक्कन दिखाई देता है। ये उस ढक्कन को ऊपर खींचने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो हिलता भी नहीं है। लेकिन जब ये उस ढक्कन को नीचे धकेलते हैं तो वो खुल जाता है और ये तीनों की तीनों बाहर आ जाते हैं। ये नोट्रे डेम पेरिस में है
और बाहर आने के बाद ये तीनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और अंत में स्कारलेट का इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसमें वो बताती है कि उसे खजाने से कोई प्यार नहीं, वो खजाना नहीं ढूंढना चाहती, बल्कि वो एल्केमी की स्टूडेंट है, ये उसका काम है, इसीलिए वो ये सब करती है। और इस तरह से स्कारलेट ने अपने पिता का अधूरा काम, जिसके लिए उन्हें पूरी दुनिया ने क्रिटिसाइज किया, उसे पूरा कर लिया। इस कहानी में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई गई जो आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिनका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन इस कहानी का एक सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि अगर हम जिंदगी में कोई गलती करते हैं, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारी आत्मा, हमारा जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। और ऐसा करने से हमें हमारी जिंदगी में सही रास्ता मिलता है, सही दिशा दिखती है। तो ये थी पूरी कहानी एज अबव सो बिलो की। ये फिल्म सन 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.2। इस फिल्म का बजट था $5 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $42 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।